हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास। ओके, जैसा कि आपका सॉल्यूशन चैप्टर रनिंग में है, तो उसमें हमको आज से जो टॉपिक स्टार्ट करना है दैट इज़ द विलियनों के अणुसंख्यिक गुणधर्म, जिसको हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो विलियन जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं, विलेय और विलायक। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, अणुसंख्यिक गुणधर्म जिनको हम कहते हैं। क्या होते हैं अणुसंख्यिक गुणधर्म? तो इसकी परिभाषा, इसकी डेफिनेशन है कि विलियन के ऐसे गुण जो विलियन के निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या या अणुओं की संख्या पर आधारित होते हैं, विलयन के अणुसंख्यिक गुणधर्म कहलाते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो किसी भी विलयन के ऐसे गुण जो उसके अंदर उपस्थित विलेय में जो सॉल्यूट है उसके नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करता है, उसके मोलों की संख्या पर डिपेंड करता है, उनको बोलते हैं अणुसंख्यिक गुणधर्म। अच्छा, ये अणुसंख्यिक गुणधर्म उन विलेय की प्रकृति पर भी निर्भर, नेचर पर भी निर्भर नहीं करते हैं, ओनली किस पर निर्भर करते हैं? संख्या पर निर्भर करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं अणुसंख्यिक गुणधर्म। सो हम नाम से इसकी डेफिनेशन को पकड़ सकते हैं। ये गुणधर्म ये गुणधर्म विलेय के रासायनिक गुणों या प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं, केवल अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। तो दिमाग में एक चीज़ क्लियर कर लेना, विलयन के ऐसे गुण जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, तो अणु किसके? अणु विलेय के। तो विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, उनको अणुसंख्यिक गुणधर्म कहते हैं। तो विलयन में अणुसंख्यिक गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं? अणुओं की संख्या पर। तो ये हो गया रिलेशन यहाँ का कि विलयन में अणुसंख्यिक गुणधर्म समानुपाती में है किसके? अणुओं की संख्या के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अणुओं की संख्या के। अब कौन कौन से सिलेबस में हमारे अणुसंख्यिक गुणधर्म है, कौन कौन से हमें स्टडी करने हैं? दीज आर दी 4 अणुसंख्यिक गुणधर्म। कौन कौन से? फर्स्ट इज विलायक के वाष्प दाब का अवनमन, जिसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वाष्प दाब आप सब समझते हैं, तो विलायक के वाष्प दाब का अवनमन हो जाएगा, मतलब विलायक का वाष्प दाब कम हो जाएगा। ठीक है। नंबर 2 है विलायक के क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है, तो विलायक के क्वथनांक का उन्नयन हो जाएगा, मतलब उसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। विलायक के हिमांक का अवनमन। अच्छा, हिमांक जो होता है फ्रीजिंग पॉइंट, उसका क्या हो जाएगा? अवनमन हो जाएगा, मीन्स वो डिक्रीज हो जाएगा। और एक चीज़ है लास्ट, विलायक का परासरण दाब। परासरण दाब क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर। इन चारों चीज़ों को हमको क्या करना है? वन बाय वन एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पर कि विलायक के अणुसंख्यिक गुणधर्म जो होते हैं वो किस पर निर्भर करते हैं? अणुओं की संख्या पर। और अणुसंख्यिक गुणधर्म जो है वो विलेय के अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, क्योंकि विलेय का अणुभार कोई अणुसंख्यिक गुणधर्म नहीं है, तो उसके व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, तो ये एक रिलेशन है, तो छोटे क्वेश्चंस के लिए इसको ध्यान में रखना। ओके, वन लाइनर के लिए इसको पूछा जा सकता है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, फर्स्ट अणुसंख्यिक गुणधर्म, ये क्या है? आपेक्षिक। आपेक्षिक आपेक्षिक मतलब रिलेटिव है, किसी से कंपेरेटिवली उसको हम समझेंगे। वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब क्या होता है? कम हो जाता है, किसी की तुलना में कम हो जाता है। किसकी तुलना में कम होता है, हम उसको डिस्कस करते हैं। सिंपल सी बात है, एक बात आप समझना, माइंड में एक पिक्चर बनाना, दैट इज आपके पास एक शुद्ध विलायक है, सपोज वाटर है, उसमें आप एक ऐसा विलेय मिला रहे हो जो कि कैसा है? नॉन वोलेटाइल है, मतलब वो अवाष्पशील है। तो अवाष्पशील होगा तो वो वाष्प नहीं बनाएगा, वाष्प नहीं बनाएगा तो वहाँ पर वाष्प दाब में बढ़ोतरी या वृद्धि नहीं होगी। ठीक है, सिंपल बात। दूसरी बात, वो क्या करेगा? सरफेस को भी कवर करेगा। सो दैट मीन्स पहले जितना वेपर प्रेशर या वाष्प दाब क्रिएट हो रहा था, अब उतना वाष्प दाब क्रिएट नहीं होगा, मतलब वाष्प दाब में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। इसी को बोलते हैं वाष्प दाब का अवनमन। ठीक है, यदि शुद्ध विलायक में, अब मैं पढ़ना शुरू करता हूँ यहाँ से, यदि शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय, अवाष्पशील विलेय का मतलब क्या हो गया? जो वाष्प नहीं बनाता है, कोला जाता है तो उसके वाष्प दाब में कमी आती है। किसके वाष्प दाब में कमी आती है? विलयन के वाष्प दाब में कमी आती है। अतः विलयन में विलायक का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। अब विलयन में जो वाष्प विलायक उपस्थित है उसका वाष्प दाब पहले जब वो शुद्ध अवस्था में उपस्थित था उसके वाष्प दाब से कम हो गया, सपोज। समझ गए बात को? तो वाष्प दाब में यह कमी विलेय के कणों की सांद्रता पर निर्भर करती है, न कि उनकी प्रकृति पर। मतलब कोई भी प्रकार का विलेय ले लोगे तो इस प्रॉपर्टी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, संख्या बदल दोगे तो अणुसंख्यिक गुणधर्म है, इसलिए परिवर्तित हो जाएगा। तो राउल्ट के नियम के अनुसार, राउल्ट महोदय क्या कहते हैं कि राउल्ट कहते हैं किसी अवाष्पशील विलेय के विलयन का, अच्छा ऐसा विलयन जिसमें क्या विलेय है? अवाष्पशील विलेय है, का वाष्प दाब विलायक के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। अब विलायक के मोल भिन्न के समानुपाती क्यों होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि विलेय तो अवाष्पशील है, तो वो वाष्प दाब कहीं पर भी क्रिएट नहीं कर रहा है। तो अल्टीमेटली जो कुछ भी वाष्प दाब बनेगा वो सॉल्यूशन का वाष्प दाब किस पर डिपेंड रहेगा? डिपेंड रहेगा बेटा विलायक पे। सो दैट मीन्स वी कैन से किसी अवाष्पशील विलेय के विलयन का वाष्प दाब विलायक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। अच्छा, यदि विलेय ए है और विलायक बी है,
तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर पी एस मतलब क्या हो गया, एस फॉर सॉल्यूशन यानी कि विलियन, पी मतलब प्रेशर, मतलब क्या हो गया, विलियन का वाष्प दाब, और एक्स बी मैं लिख सकता हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। मोल फ्रैक्शन का मतलब हो गया विलायक का मोल अंश। अब बी विलायक है और ए विलियन है, सॉरी ए विलेय है। ये रिलेशन हम यहाँ लिख सकते हैं। सो इस रिलेशन को हम आगे कैसे बढ़ाएंगे, इस रिलेशन के लिए हम समझते हैं पी एस इज इक्वल टू, जब हम यहाँ से समानुपाती हटाएंगे तो इक्वल करेंगे, तो पी एस इज इक्वल टू था पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, पी नॉट बी क्या है, पार्शियल प्रेशर है उसका, किसका, शुद्ध विलायक का, और एक्स बी क्या हो गया, उसका मोल अंश हो गया। सो नाउ पी एस इज इक्वल टू पी नॉट बी 1 - एक्स है। अब ये कैसे लिखा, हम जानते हैं कहीं पर भी मोल भिन्न जो होती है उनका सम होता है, चाहे कितनी मोल भिन्न हो उनका सम कितना होता है बेटा, 1 होता है। तो एक्स बी एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से मैं एक्स बी को क्या लिख सकता हूँ, 1 - एक्स से नहीं लिख सकता, सो दैट्स वाई यहाँ पर हमने लिख दिया 1 - एक्स से। सबको क्लियर है यहाँ से, ये सबको क्लियर होना चाहिए। ओके, 1 बाय 1 बहुत छोटी स्टेप्स हैं, 1 - एक्स है। तो पी एस इज इक्वल टू पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी एक्स है। ये कैसा है, इस पी नॉट बी को पूरे 1 - एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दैट मीन्स पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी एक्स है। ये यहाँ से क्लियर हो गया। सो अब हम क्या करेंगे, पी नॉट बी माइनस पी एस और पी नॉट बी एक्स है। कैसे हुआ ये, दैट इज द पी नॉट बी, इसको यहाँ ट्रांसफर कर दो, साइन माइनस का है तो, ठीक है, और यहाँ से पी तो प्लस हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो पी एस यहाँ ट्रांसफर कर दिया, तो पी एस माइनस, सॉरी पी नॉट बी माइनस पी एस, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। ओके, तो मैंने समझाने के लिए कह दिया है तो सिर्फ, तो पी नॉट बी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट बी एक्स इज इक्वल टू पी नॉट बी माइनस पी एस। अब यहाँ से सिर्फ हमारे एक से फाइंड आउट करना है, तो पी नॉट बी ट्रांसफर होकर इसके डाउन में आ जाएगा, दैट मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू पी नॉट बी माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बी। अब एक बात समझो, यहाँ से पी नॉट बी क्या होता है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, पी नॉट बी क्या होता है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, ठीक है, और पी नॉट बी भी क्या होता है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और इसमें से हम किसको माइनस कर रहे हैं, विलियन के वाष्प दाब को माइनस कर रहे हैं। ये तो पहले वाला वाष्प दाब और बाद वाला वाष्प दाब है, ठीक है, मतलब बिफोर माइनस आफ्टर कर रहे हैं, इसका मतलब वाष्प दाब में परिवर्तन को हम यहाँ से समझा रहे हैं। तो क्या हम इसको डेल्टा पी नहीं लिख सकते हैं कि वाष्प दाब में परिवर्तन डेल्टा पी। ओके, तो ये हो गया। अच्छा लिसन, यहाँ से हम इसको कैसे लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू, इसको पी नॉट बी माइनस पी एस को मैंने यहाँ लिख दिया बेटा, दैट इज दी डेल्टा पी अपॉन ये क्या हो जाएगा, पी नॉट बी। अच्छा लिसन, यहाँ पर जो डेल्टा पी है ये वाष्प दाब में परिवर्तन है, परिवर्तन क्या है, डिक्रीज हो रहा है, इट मीन्स वाष्प दाब में अवनमन है, बट इसको हम बोलेंगे वाष्प दाब में अवनमन। और नीचे अगर हम डेल्टा पी नॉट लिखते, सॉरी पी नॉट बी लिखते, इस पूरे को क्या बोलते हैं, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। आपेक्षिक क्यों बोल रहे हैं, इसके कंपेरेटिवली हम इसको चेक कर रहे हैं, सो दैट इज दी आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। राउल्ट के नियम के अनुसार तो क्या होता है कि वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन हो रहा है, अच्छा उसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये अवनमन आया किसकी वजह से, ये आया है बेटा जो विलेय हमने उसमें मिलाया अवाष्पशील, उसकी वजह से आया है। तो हम ये कह सकते हैं जो अवनमन जो हो रहा है किस पे निर्भर करता है, निर्भर करता है जो अवाष्पशील विलेय के मोलों की संख्या पर। मोलों की संख्या अधिक होगी, उसकी मोल फ्रैक्शन यहाँ बोल सकते हैं उसका मोल अंश अधिक होगा, तो वाष्प दाब में अवनमन भी अधिक होगा। सो राउल्ट के अनुसार वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलेय की मोल भिन्न के बराबर होता है। तो दो बातें क्लियर कर लेना, राउल्ट ये बात बोलता है, राउल्ट के अनुसार जो विलयन का वाष्प दाब है वो किस पर निर्भर करता है, विलायक के वाष्प दाब पर, ठीक है, यहाँ विलायक की मोल भिन्न पर। और जो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन हो रहा है, जो कमी हो रही है, वो डिपेंड करेगी विलेय के मोलों की संख्या या विलेय की मोल भिन्न पर। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। वाष्प दाब डिपेंड करेगा विलायक पर और वाष्प दाब में अवनमन डिपेंड करेगा विलेय पर, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स ए क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन यानी कि मोल अंश ऑफ ए जो हमारा विलेय है वो क्या होता है, उसको हम एक्स ए को कैसे लिख सकते हैं, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, बिकॉज ये मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका है, एन ए के मोल अपॉन टोटल मोल यहाँ पर। तो एक्स ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो यहाँ से हम एक्स ए का एक रिलेशन और लिख सकते हैं, आप चेक करिए ऊपर, आप चेक करिए एक्स ए को हमने क्या लिखा था, यहाँ पर डेल्टा पी अपॉन पी नॉट बी थी, यहाँ भी हमने लिख दिया पी नॉट बी माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बी इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। अच्छा ये कैसे हुआ समझ आ गया। सो एक बात सुनिए, अब आप यहाँ से बहुत क्लियर कर देते हैं कि कोई भी अगर तनु विलयन है, कोई भी डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो उसके लिए विलेय की जो संख्या है, विलेय की जो मात्रा है, विलेय का जो आयतन है वो बहुत कम है। तो बहुत कम होने के केस में हम क्या कर सकते हैं, विलेय को नेग्लिजिबल मान लें, तो वहाँ पर सिर्फ हम किसको कैलकुलेशन में रख सकते हैं, एन बी यानी कि जो भी मोल्स ऑफ सॉल्वेंट या विलायक के मोल हैं उनको।
तो हम यहाँ से क्लियर कर देते हैं, दैट इज Na विलेय के मोल है और Nb सॉरी Na विलेय के मोल है और Nb विलायक के मोल है। तनु विलियों में Na इज वेरी वेरी लेस देन Nb, तो Na को नगण्य मान सकते हैं। तो हम Na प्लस Nb को, जब Na को नगण्य मान लिया तो इसका मतलब Na प्लस Nb का सम करेंगे तो भी ऑलमोस्ट Nb के बराबर ही मिलेगा। तो हम यहाँ से नीचे Na को हटा देंगे, सो दैट मीन्स हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, पी नॉट बी माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बी इज इक्वल टू Na अपॉन Nb। ठीक है, सो नाउ वी कैन फाइंड आउट द मोल्स। तो Na क्या हो गया, मोल्स ऑफ A, और Nb क्या हो गया, मोल्स ऑफ B। और मोल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, यानी कि ये W अपॉन M क्या हो गया उसका मोलर द्रव्यमान, और ये क्या हो गया उसका द्रव्यमान, जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं Na इज इक्वल टू W अपॉन Ma और Nb इज इक्वल टू WB अपॉन MB। बस इनको फॉर्मूला में लिख दीजिए, यहाँ पर P नॉट बी, यहाँ पर कुछ करना ही नहीं है, पी नॉट बी माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बी। अच्छा, यहाँ से डब्ल्यू अपॉन एम ए लिख दिया, यहाँ से डब्ल्यू बी अपॉन एम बी लिख दिया, बिकॉज एन बी अपॉन में है तो ये एम बी अपॉन डब्ल्यू बी बन जाएगा। अच्छा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल में आप डायरेक्ट इसको यूज़ कर सकते हैं, यहीं से क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, ये है आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, अब यहाँ से सिंपल सपोज क्वेश्चन आपको पूछा गया है दैट फाइंड आउट दी एम ए मीन्स ए, यानी कि विलेय का द्रव्यमान फाइंड आउट करना। तो वो कैसे फाइंड आउट करोगे आप, वो इस फॉर्मूला से फाइंड आउट करोगे, इस एम ए को इधर ट्रांसफर कर दो और इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा एम ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए डॉट एम बी, यानी मल्टीप्लाई बाई एम बी अपॉन डब्ल्यू बी। अच्छा, डब्ल्यू ए डॉट एम बी अपॉन डब्ल्यू बी, अच्छा ये अपनी जगह पर है सब, डब्ल्यू ए एम बी इंटू पी नॉट बी माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बी, इधर ट्रांसफर होगा, तो ये हो गया पी नॉट बी अपॉन पी नॉट बी माइनस पी एस। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला एज इट इज़ यूज़ करना है न्यूमेरिकल्स में, ध्यान रखिएगा, विलेय का द्रव्यमान ज्ञात करने का फॉर्मूला। डब्ल्यू तथा डब्ल्यू बी क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है, दैट इज़ द विलेय व विलायक के द्रव्यमान, और एम ए तथा एम बी क्या है, विलेय व विलायक के मोलर द्रव्यमान। तो अब हम इसको समझने के बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहले हम इस फॉर्मूला को देख लें फिर से कैसे हमने किया था, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। हमने एक्स ए लिख दिया यहाँ पर, Na अपॉन Na प्लस एन बी, फिर Na को हमने नेग्लिजिबल मान लिया, नेग्लिजिबल मानने के बाद में हमने एक्स ए के लिए जगह एन पी नॉट बी माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बी लिख करके इसको सॉल्व किया, और इस तरह से हमने एम ए फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं, जब विलायक के जब विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो वाष्प दाब 10 mm ऑफ Hg घट जाता है। मतलब कितना डिक्रीज हो गया, वाष्प दाब 10 mm ऑफ Hg घट जाता है, जबकि विलयन में विलेय की मोल भिन्न 0.2 है। यदि वाष्प दाब में कमी 20 mm Hg है तो विलायक की मोल भिन्न क्या होगी। तो आपके सामने दो कंडीशन है, एक बार वाष्प दाब 10 mm Hg घट जाता है, ठीक है ना, और एक बार 20 mm ऑफ Hg घट जाता है। पहली बार जब 10 mm ऑफ Hg घटता है तो मोल भिन्न होती है किसकी, विलेय की मोल भिन्न 0.2 है। तो ये बताना है कि जब 20 mm ऑफ Hg घटेगा तब मोल भिन्न क्या। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो भी गिवन है डाटा, जो भी दिया गया है वो हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेल्टा पी फर्स्ट केस में, दैट इज द 20 mm ऑफ Hg, सॉरी, और x इज इक्वल टू 0.2, नहीं यहाँ पर 20 नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 10। फर्स्ट वाला जो केस है उसके अंदर यहाँ पर हम लिखेंगे 10, 20 नहीं है ये, ठीक है, 20 सेकंड वाले केस में है। तो एक्स ए इज इक्वल टू 0.2 है फर्स्ट केस में, तो यहाँ पर आप करेक्शन कर लेना, यहाँ पर इसको कट करके यहाँ पर 10 लिखना है, ठीक है, 10 एम ऑफ एच जी। तो ये हो जाएगा। अच्छा, एक्स ए कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक्स ए इज इक्वल टू वॉट, एक्स क्या है, विलेय का मोल भिन्न है, तो डेल्टा पी अपॉन पी नॉट बी। डेल्टा पी कितना है, 10 एम ऑफ एच जी, 10 अपॉन 10 एम ऑफ एच जी। तो पी नॉट भी हमें फाइंड आउट करना है, पी नॉट भी फाइंड आउट करना है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना है, तो पी नॉट बी फाइंड आउट करना है, तो डेल्टा पी अपॉन एक्स है, तो 10 अपॉन 0.2 करेंगे, दिया जाएगा 50 mm ऑफ एच जी आ गया, पी नॉट बी। अच्छा, यदि डेल्टा पी सेकंड केस आप चेक करो 20 mm ऑफ एच जी है, तब एक्स से क्या होगा, तब एक्स से निकालोगे डेल्टा पी अपॉन पी नॉट बी। अच्छा, इस फॉर्मूला में हम इजीली आराम से 20 अपॉन 50 करेंगे, क्योंकि हमने भी फाइंड आउट किया है, अभी हमने फाइंड आउट किया, दैट इज द 50 एम ऑफ एच जी क्या आया था, पी नॉट बी आ गया था। तो इसको हमने यहाँ रख दिया, तो यहाँ से हमारे पास 0.4 आ जाएगी एक्स ए की वैल्यू, और हम जानते हैं एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। ओके, जो हमारे पास एक वैल्यू है दूसरी निकाल सकते हैं, तो एक्स ए इज इक्वल टू 0.4 सेकंड केस में, तो एक्स बी क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.4, इट इज़ 0.6। सबको क्लियर है ये क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत बेसिक क्वेश्चन है इस टॉपिक को समझने के लिए। ओके, बिकॉज वी आर ऑन द इनिशियल टाइम, इनिशियल टॉपिक ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज।
अब हम सेकंड के लिए पढ़ेंगे आगे। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, किसी ताप पर, कोई ताप है, उस पर शुद्ध बेंजीन का, शुद्ध बेंजीन मतलब शुद्ध विलायक है वो, ओके, शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार है, यानी पी नॉट भी कितना है 0.850 बार। 0.5 ग्राम अवाष्पशील विलेय को, 0.5 ग्राम मतलब ये हो गया विलेय WA, उसको अवाष्पशील विलेय को 39 ग्राम में घोला गया। 39 ग्राम क्या है, मास ऑफ बेंजीन है। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.845 बार है। तो अच्छा, अब जो आपको पास विलयन मिला है, जो PS होगा, जो सॉल्यूशन का प्रेशर होगा, वो कितना हो गया 0.845। तो आप क्लियरली देख सकते हैं 0.850 से डिक्रीज हो गया, मतलब ये फॉर्मूला कौन सा लगेगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि वाष्प दाब में अवनमन का। विलेय ठोस का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करो, मतलब MA फाइंड आउट करना है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। बेंजीन का मोलर द्रव्यमान गिवन है आपको 78। तो पहले जो भी गिवन डाटा है वो सब लिख दीजिए। P0C6H6 मतलब बेंजीन का जो शुद्ध विलायक की अवस्था में वाष्प दाब है वो कितना है 0.850 बार। जब वो सॉल्यूशन बन जाता है उसके अंदर 0.5 ग्राम अवाष्पशील विलेय मिलाने पर तो वाष्प दाब गिर करके कितना हो जाता है 0.845 बार। एंड WA जो है, WA मतलब जितना विलेय आपने उसमें मिलाया है वो है 0.5 ग्राम। और जो मोलर मास ऑफ बेंजीन है वो 78 क्वेश्चन में गिवन है। और वेट ऑफ बेंजीन भी गिवन है, विलायक का जो भार है, जो विलायक का जो W है, दैट इज़ दी वेट जो है वो है 39 ग्राम है। तो यहाँ से हमको MA फाइंड आउट करना है, तो हम डायरेक्ट वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट MA इज इक्वल टू WA.MB अपॉन WB इंटू P0B अपॉन P0B माइनस PS। ये सारी वैल्यूज़ आप रख लीजिए। 0.5 इंटू 78 अपॉन 39 इंटू 0.850 अपॉन 0.850 माइनस 0.845 मैंने कैलकुलेशन कर रखी है, आप अपने सेल्फ कैलकुलेशन करिए और आपको जो यहाँ से जो आंसर मिलेगा बेटा वो आंसर रहेगा 170 ग्राम। ओके, इसको चेक करना है, इसको क्लियर करना है। देन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था तो कोई इशू नहीं है, बस थोड़ा डाटा गिवन क्या क्या है उसको एक बार मेंशन कर लो, क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी MA मीन्स आपने जो मोलर मास डिजोल्व किया था किसका, किसी भी अवाष्पशील विलेय का बेंजीन में, वो था 170 ग्राम। और इतना मिलाने पर आपका वाष्प दाब 0.850 से गिर करके कितना आ गया 0.845 बार आ गया था। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सबको समझ में आ रहा है अच्छे से। नाउ अगर इसके बाद मैं लेके चलता हूँ आपको सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे, यानी कि जो सेकंड हमारा अणुसंख्यक गुणधर्म है, ऐसा गुणधर्म जो विलेय की संख्या पर ही निर्भर करता है, वो दूसरा है हमारा क्वथनांक में उन्नयन। समझना है इस बात को, है ना, हम परिभाषा सब समझेंगे उसके नाम से, उसके शब्द से। क्वथनांक में उन्नयन, पहले हम समझेंगे क्वथनांक क्या है, फिर हम समझेंगे इसमें उन्नयन होता कैसा है। अच्छा जी, पहले समझिए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि वेपर प्रेशर, यानी कि वाष्प दाब में अवनमन हुआ। अवनमन हुआ मतलब वाष्प दाब में कमी हुई, क्यों हुई, क्योंकि हमने उसमें मिलाया था अवाष्पशील विलेय। सबको समझ आ रहा है। अब हम क्वथनांक में उन्नयन कर रहे हैं, अब ये क्यों होगा, क्वथनांक क्या होता है। क्वथनांक बेटा ऐसा ताप होता है, आपको आप सोचिए, आपके पास एक ये वेसल है, इसमें एक लिक्विड भरा हुआ है और इसको हम क्या कर रहे हैं बेटा, हीट कर रहे हैं। हीट करने से आपको पता है यहाँ वेपर बनेगी, ये वेपराइज, ये वाष्पशील है, तो वेपर मतलब वाष्प बनेगी। और ऊपर जो आपका एटमॉस्फेयर है उसका जो प्रेशर है उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पर भी वायुमंडल है, वायु से जो प्रेशर बन रहा है उसको हम बोलते हैं ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पर ऐसा ताप, आप इतना ताप देके जाओ कि ये जो वाष्प है इसका वाष्प दाब और ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो दाब है, ये दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ये दोनों इक्वल हो जाए, तब आपका ये द्रव उबलने लग जाएगा। और जब ये उबलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, या फिर उसको हम बोलते हैं क्वथनांक। ठीक है, तो हम समझेंगे इसमें कैसे क्या होता है। ठीक है, क्वथनांक क्या होता है, किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, मतलब उस ताप पे वो द्रव उबलने लग जाता है। प्रत्येक द्रव के लिए यह ताप निश्चित वायुमंडलीय दाब पर निश्चित होता है। अच्छा, अब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जब किसी अवाष्पशील पदार्थ को, अवाष्पशील जिसे वाष्प नहीं बनाता है, को किसी विलायक में घोलते हैं तो द्रव का वाष्प दाब कम हो जाता है, ये हमने पहले पढ़ लिया है वाष्प दाब का अवनमन में। ओके, अतः विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने के लिए अधिक ताप की आवश्यकता होगी। समझ रहे हैं बात को, वाष्प दाब कम हो गया, अब वो द्रव कब उबलेगा, कब बॉईल होगा, जब आपका वाष्प दाब जो है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। और आपने तो क्या मिला दिया, अवाष्पशील द्रव मिला लिया, तो वो तो वाष्प दाब तो कम हो गया, यानी कि आपको और ज़्यादा हीटिंग करनी पड़ेगी, जिससे उसका वेपर ज़्यादा बनेगी और वेपर प्रेशर बढ़ेगा और वो वाष्प जो है वो वायुमंडलीय दाब के इक्वल हो जाएगा, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, सिंपल सी बात है। सो अतः विलियन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने के लिए अधिक ताप की आवश्यकता होगी, अर्थात विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक हो जाएगा। सपोज पानी है हमारे पास, इस पर मैं एग्जांपल से समझा दूंगा आपको, यह क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। सिंपल सी बात है कि पहले जितने पे वो
विलायक उबल रहा था, विलियन बनने के बाद में उसके उबलने में ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। सपोज वो पहले वो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा था, अब वो 112 पे उबल रहा है। तो ये 12 डिग्री का जो वेरिएशन आया है, ये क्यों आया है? क्योंकि आपने उसमें अवाष्पशील विलेय मिलाया है, जिससे उसका वाष्प दाब कम हो गया है, और वाष्प दाब को फिर वायुमंडलीय दाब के इक्वल लाने के लिए आपको टेम्परेचर 12 डिग्री इंक्रीज करना पड़ा। ठीक है, ये है क्वथनांक में उन्नयन। सो उदाहरण देख लेते हैं हम। जल का क्वथनांक होता है 373.15 केल्विन, यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सबको समझ आ रहा है यहाँ से? इस ताप पर जल का जो वाष्प दाब होता है वो कितना होता है? 1.013 बार। ये याद भी रख लेना। ओके, 1.013 बार ये होता। यदि जल में मतलब इतना टेम्परेचर, यही एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, ये इसको हम बोलते हैं 1 atm। समझ रहे? दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे तभी तो उबलेगा वो पानी। ओके, सो नाउ ओके, यदि जल में थोड़ा सा ग्लूकोज मिला देते हैं, अब ग्लूकोज क्या है? अवाष्पशील विलेय है। तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। इस विलयन को उबालने के लिए ताप को जल के क्वथनांक से अधिक बढ़ाकर, यानी कि 373.15 केल्विन से भी ऊपर ले जाना पड़ेगा, तब जा करके। और यहाँ जैसे प्रेशर भी बढ़ाना पड़ेगा आपको, वाष्प दाब को क्वथनांक से अधिक बढ़ाकर वाष्प दाब 1.031 बार करना होगा। ठीक है। अतः किसी अवाष्पशील विलेय को किसी विलायक में घोलने पर जो क्वथनांक में वृद्धि होती है, उस वृद्धि को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। और क्वथनांक के उन्नयन को किससे दर्शाते हैं? डेल्टा टी बी से दर्शाते हैं। टी मतलब टेम्परेचर, बी मतलब बॉइलिंग, और डेल्टा मतलब चेंज। मतलब जो भी बॉइलिंग टेम्परेचर यानी कि क्वथनांक में चेंजेस हुए हैं, उसको बोलते हैं डेल्टा टी बी, कितना उन्नयन हुआ है। तो अब हम यहाँ से ग्राफ समझ लेते हैं। ये ग्राफ समझ में आ जाएगा बेटा तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बहुत ईजी है। एक अवाष्पशील विलेय से बने विलयन तथा शुद्ध विलायक, मतलब दो कंडीशन है, एक शुद्ध विलायक है और एक विलयन बन गया। इन दोनों के वाष्प दाब की हम तुलना करते हैं यहाँ पर। तो आपको दिखेगा एक्स एक्सिस पे मैंने ताप लिखा हुआ है और वाई एक्सिस पे मैंने वाष्प दाब लिखा हुआ है। इस तरफ ताप बढ़ रहा है और इस तरफ वाष्प दाब बढ़ रहा है। ठीक है, और ये है आपका बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, यहाँ पर आकर के ये जब इसके इक्वल होगा तो ये यहाँ पर बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो ये एक ग्राफ है आपका विलायक का, ऊपर की तरफ दोनों समानांतर लाइनें हैं लगभग, और ये विलायक और ये विलियन का है। ठीक है, विलियन के नीचे और विलायक के ऊपर है। इससे आपको पता लग रहा हो कि विलायक जो है वो उसका विलायक और विलियन। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं ए और बी दो लाइन से, यहाँ पर ये टी बी नॉट है और ये टी बी है। ये क्या क्या है? तो टी बी नॉट तो है जो आपका शुद्ध विलायक है उसका बॉइलिंग पॉइंट, और टी बी है आपके विलियन का बॉइलिंग पॉइंट। तो आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि डेल्टा टी बी की वैल्यू कम है और इस तरफ ताप बढ़ रहा है। इस तरफ इस डायरेक्शन में ताप बढ़ रहा है, मतलब ये वैल्यू हायर है इस वैल्यू से। ठीक है, तो ये विलियन का वाष्प दाब, ये विलायक का, पहले शुद्ध विलायक था उसका वाष्प सॉरी बॉइलिंग पॉइंट है, जो उसका वाष्प दाब जो था शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक था, पर उसमें आपने अवाष्पशील विलेय मिलाया तो वाष्प दाब कम हो गया। उस वाष्प दाब को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल लाने के लिए आपने ताप बढ़ाया, और ताप बढ़ के कितना हो गया? देखो इतना हो गया, टीबी तक आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपके विलियन, ये जो पॉइंट मिल रहा है एफ, इस पे जा कर के वो बॉईल होता है, इस पे जा कर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है इस पॉइंट, ये इस पॉइंट पे। ठीक है, और यहाँ पर जब विलायक था तो इस पॉइंट पे जाकर के इक्वल हो रहा था। इस पॉइंट पे जो टेम्परेचर था वो इसका बॉइलिंग पॉइंट है, और इस पॉइंट पे जो टेम्परेचर था वो इसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो आप देख सकते हैं जो विलियन का बॉइलिंग पॉइंट विलायक से ज़्यादा है। तो यहाँ से क्लियर है बिल्कुल कि टी बी विलियन का क्वथनांक और टी बी नॉट विलायक का क्वथनांक, यहाँ पर टी बी ज़्यादा है टी बी नॉट से। ठीक है, तो शुद्ध विलायक व विलयनों के वाष्प दाब तथा ताप के मध्य ग्राफ खींचने पर प्राप्त वक्र एक दूसरे के लगभग समानांतर। तो ये भी ध्यान रखना, लाइन कभी वन लाइनर में पूछ लें समानांतर होते हैं या कैसे होते हैं, तो समानांतर होते हैं। ठीक है, विलायक का वाष्प दाब वक्र विलयनों के वाष्प दाब के वक्र से ऊपर है, अतः समान ताप पर विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से अधिक होता है। ये इस ग्राफ से क्लियर है, वो एक लाइन ऊपर और एक नीचे है, उससे ये पता लगेगा समान ताप पर विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से अधिक है। ठीक है, यहाँ से ये क्लियर हो रहा है, विलायक की लाइन ऊपर है और विलयन की लाइन नीचे है, मतलब एक ही टेम्परेचर पे जो विलायक का वाष्प दाब है वो अधिक होता है। नाउ टीबी विलियन का क्वथनांक और टीबी नॉट विलायक का क्वथनांक। क्वथनांक में उन्नयन कैसा होता है? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट। ओके, प्रयोगों से ये ज्ञात है कि विलियन में जो क्वथनांक में उन्नयन होता है वो विलेय की मोलल सांद्रता यानी मोललता के समानुपाती होता है। इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। ओके, अब एम क्या है? यहाँ पर मोललता है, इस समानुपाती को हम हटाएंगे तो यहाँ पर इक्वल करने के लिए डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी आ जाएगा। के बी क्या है? यहाँ पर स्थिरांक है, के बी डॉट एम। ओके, सो नाउ एम हो गया मोललता
मोलता क्या होती है आप जानते हैं, 1 kg विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या। और Kb क्या है, इसके अलग अलग नाम हैं, क्वथनांक, उन्नयन स्थिरांक, दूसरा मोलर उन्नयन स्थिरांक, और तीसरा हो सकता है इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट, इसको कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से इसकी इकाई देख लेंगे हम, Kb की इकाई क्या होती है, तो केल्विन केजी मोल इनवर्स, के का मतलब है केल्विन, तो केल्विन केजी मोल इनवर्स। ठीक है, अच्छा आप सब जानते होंगे मोलेलिटी क्या होती है, मोलेलिटी इज W/Ma मतलब n मोल, विलेय के मोलों की संख्या जो किसमें डिजोल्व है, वो डिजोल्व है Wb, यानी कि मास ऑफ दी सॉल्वेंट, यानी कि जो विलायक का जो भार होता है उसमें कुले हुए मोलों की संख्या। तो हम देख सकते हैं m इज इक्वल टू W/Ma इंटू 1000/Wb, अगर ग्राम में गिवन है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे अपर साइड में। ओके, अतः डेल्टा टीबी क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी क्या था, आप ऊपर वाला फॉर्मूला चेक कर लीजिए, के बी इंटू एम, तो एम हम यहाँ से वैल्यू, एम की वैल्यू लिख देंगे सारी। ओके, तो ये बहुत इजी हो जाएगा, ये एम लिख दिया हमने, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू ये के बी, और इस पूरे को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, एम से मल्टीप्लाई कर दिया। बस ये बात आपको बहुत क्लियर रखनी है हमेशा, आप कभी भी इस चीज़ को मिस नहीं कर पाओगे, अदरवाइज यहाँ पर कन्फ्यूजन के चांसेस भी हो जाते हैं। सो नाउ ये होने के बाद में हम देखते हैं, अगर हमें एम ए फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, एम ए फाइंड आउट करना है मीन्स यहाँ से एम ए इधर ट्रांसफर कर दो, डेल्टा टी बी इधर ट्रांसफर कर दो, वेरी सिंपल। तो डब्ल्यू ए इंटू 1000 इंटू के बी अपॉन डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू बी, ये हो गया आपका फॉर्मूला, और डायरेक्ट आप न्यूमेरिकल्स में यूज़ कर सकते हो। ओके, डोंट फॉरगेट दिस। के बी का मान विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, के बी का मान किस पर निर्भर करता है, तो विलायक की प्रकृति पर। के बी के लिए एक फॉर्मूला है, इसका डेरिवेशन हमें नहीं पढ़ना है, बट फॉर्मूला ध्यान रखना है, एम बी मीन्स मास ऑफ द सॉल्वेंट, सॉरी मास ऑफ द सॉल्वेंट, यस, जो विलायक है उसका द्रव्यमान, इंटू आर इंटू टी बी का स्क्वायर, टी बी आप जानते हो क्या ही है, टी बी है विलियन का क्वथनांक। ओके, उसके बाद 1000/1000 इंटू ये आपकी है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, मतलब इसको हम बोलते हैं वाष्पन की मोलर ऊष्मा या मोलर वाष्पन एंथैल्पी। एम बी विलायक का अणुभार है और टी बी विलायक का क्वथनांक। ये फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान में रखना है, कभी न्यूमेरिकल में एक क्वेश्चन हम करेंगे जहाँ पर इस फॉर्मूला की हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे आंसर। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देन डेल्टा टी बी का मान किस विधि से ज्ञात करते हैं, तो ये लैंडबर्गर विधि से ज्ञात किया जाता है नाउ। ओके, तो यहाँ तक हमारे दोनों ही अणुसंख्यिक गुणधर्म कंप्लीट होते हैं। अब हम इसको एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके बारे में, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन है 100 ग्राम जल में, आप सोचो माइंड में एक पिक्चर बनाओ, देर 100 ग्राम जल में 5 ग्राम पदार्थ को घोलने पर जल का क्वथनांक 0.49 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। तो सिंपल समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्वथनांक में उन्नयन वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। पदार्थ के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए, मतलब एम ए फाइंड आउट करिए, और गिवन क्या है, के बी इज इक्वल टू 0.52 केल्विन के जी मोल इनवर्स। तो यहाँ से आप डायरेक्ट एम ए का फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है फॉर्मूला, के बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू बी। तो यहाँ से सारी वैल्यू रख लेंगे, 0.52 इंटू 5 इंटू 1000 अपॉन 0.49 इंटू 100। तो ये इसको हम सोल्व करने पर आप कैलकुलेशन कर लीजिए, मैंने कैलकुलेशन कर रखी है। इसको सोल्व करने के बाद आप देखेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 53.06 ग्राम पर मोल। ये हो गया आपका इसका एम ए, यानी कि विलेय का अणुभार। ठीक है, नाउ द सेकंड क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं हम, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एक अवाष्पशील विलेय। ओके, ये बात हमेशा ध्यान रखना, इन सारे कॉन्सेप्ट में आप जो विलेय यूज़ करोगे वो अवाष्पशील है, और अवाष्पशील होगा तभी जा कर के आपका वाष्प दाब कम होगा, और तभी आप सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, ये दोनों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में ये टर्म बहुत यूज़ हो रही है। तो एक अवाष्पशील विलेय का जलीय विलयन, जिसमें 5 ग्राम विलेय 1000 ग्राम जल में घुला हुआ है। ओके, मतलब जो विलेय है वो कितना है 5 ग्राम, और विलायक कितना है 1000 ग्राम है। तो 373.4 केल्विन पर उबलता है, उसका जो टेम्परेचर है वो कितना है, बॉइलिंग पॉइंट 373.4 केल्विन पर उबलता है। गुले हुए विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करो। और आपको जो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है, जो वाष्पन की ऊष्मा है, जो मोलर ऊष्मा दे रखी है वो है 40.66 किलो जूल मोल इनवर्स। यहाँ पर मतलब 40.66 किलो जूल पर मोल। तो पहले हम सबसे पहले के बी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो के बी का फॉर्मूला क्या होता है, एम बी आर टी बी स्क्वायर अपॉन एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन इंटू 1000। जल का अणुभार आप सब जानते हो कितना होता है, 18 ग्राम होता है। तो यहाँ से एम बी मतलब 18, और आर की वैल्यू होती है 8.314, जो कि एक गैस स्थिरांक है। और टी बी कितना है, उसका बॉइलिंग पॉइंट किसका, विलियन का, 373 उसका स्क्वायर कर लिया अपॉन 1000 इंटू 40.66 इंटू 10 टू द पावर 3 किलो जूल में था, जूल में कन्वर्ट कर लिया।
और इस कैलकुलेशन के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा बेटा वो आंसर होगा 0.512 केल्विन के जी इनवर्स मोल इनवर्स, ये आ गया आपका के बी। अब इसको हम आगे कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम जानते हैं दैट इज़ जल का क्वथनांक है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और टी बी कितना है, टी बी मतलब 100 + 273, सो केल्विन में कन्वर्ट कर दिया हमने और कुछ नहीं किया है, तो 373 आ गया। तो के बी इज इक्वल टू 0.52 आपको अभी आपने फाइंड आउट किया यहाँ से। और डेल्टा टी बी क्या होता है 373.4 माइनस 373, तो ये आ जाएगा 0.4। समझ रहे बात को, इतना जा करके टेम्परेचर चेंज हुआ है 0.4। अब बस हम यहाँ से सीधा फॉर्मूला लगाएंगे एम ए के लिए, हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं 1000 इंटू के बी इंटू डब्ल्यू ए अपॉन डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू बी। 1000 के बी कितना है 0.512, डब्ल्यू ए कितना है 5 अपॉन डेल्टा टी बी कितना है 0.4 और डब्ल्यू बी कितना है 100। ये सारी कैलकुलेशन जो हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बेटा 64 ग्राम। तो आपने देखा हम दोनों फॉर्मूला टाइप के क्वेश्चंस किए हैं और आप इस फॉर्मूला से भी क्वेश्चन कर सकते हैं और ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे भी जाते हैं। सो दैट्स वाई बी कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस, और इस टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर करना है। और इस नोट्स को और इस वीडियो को आप देखिए, अगेन देखिए, कोई डाउट्स हो आप कैन यू कैन आस्क मी, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई एम सेइंग अगेन, so please be clear about this, okay? Thank you and all the best.